हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। BPAG 174 का आज हम यूनिट नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये इंट्रोड्यूस किया था एक बर्टलैंड नाम की रिपोर्ट में, जिसको दिया था UNCED ने, जिसको चेयर किया था ग्रो हार्लेम बर्टलैंड ने। तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ वो बर्टलैंड रिपोर्ट में हुआ, जो कि दी थी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट कमीशन ने, और इसके चेयरपर्सन थे उस समय के नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम बर्टलैंड। और जो एक कंसेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो सिर्फ इन्वायरमेंट तक ही सीमित हुआ। और लोगों को लगता था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब इन्वायरमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना, ये इसका बेसिक प्रेमाइस था। पर ऐसा हुआ नहीं। हम आगे जाकर देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बल्कि ये इकोनॉमी से भी रिलेटेड है, सोसाइटी से भी रिलेटेड है। तो इनके अकॉर्डिंग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि प्रेजेंट नीड्स को तो फुलफिल करे ही, पर जो फ्यूचर जनरेशन्स की नीड है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करे। ठीक है। उसके बाद इस रिपोर्ट में दो मेन कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जिनकी बेसिस पर हमें अर्थ के रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी की जो भी बेसिक नीड्स हैं हम उनको अच्छे से फुलफिल करें, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, जॉब, ये सब। और इनमें से भी हमें सबसे पहले वर्ल्ड्स पुअर को देखना चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड्स पुअर हैं वो हर जगह नेग्लेक्ट किए जाते हैं, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। इनके लिए सभी सरकारों की ओवरराइडिंग प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकेंड है लिमिट्स टू डेवलपमेंट। तो जो लिमिट्स है डेवलपमेंट की वो एब्सोल्यूट नहीं है। हम किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पे एब्सोल्यूट लिमिट नहीं लगा सकते कि इस लिमिट के बाद आप कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है। पर जो प्रेजेंट स्टेट्स हैं वो ऐसी लिमिट्स लगा रही हैं टेक्नोलॉजी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, क्योंकि इन सभी का इम्पैक्ट हमें इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर देंगे कि इन्वायरमेंट के लिए उसे एब्जॉर्ब करना ही मुश्किल हो जाए, तो डेवलपमेंट किस काम की होगी। तो अब जो प्रेजेंट वर्ल्ड है वो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को बचाने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर अच्छा खासा ध्यान दे रहा है। उसके बाद 1992 में एक UNCED की कॉन्फ्रेंस होती है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में, जो कि वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और उसी के साथ-साथ एनजीओज़ भी आते हैं इसमें, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं। और ये एक एजेंडा 21 को अडॉप्ट करते हैं, जो कि एक ग्लोबल कंसेंसस होता है और एक पॉलिटिकल कमिटमेंट होता है एट द हाईएस्ट लेवल ऑन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कोऑपरेशन, कि इस पूरी जो गवर्नमेंट्स है, पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स है, वो एक साथ मिलकर आए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में कोऑपरेट करें। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो कंपोनेंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उन्हें हम तीन पिलर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले सोसाइटी पिलर, उसके बाद इकोनॉमिक पिलर, और थर्ड है इन्वायरमेंटल पिलर। तो एजेंडा 21 जो 1922 में अडॉप्ट किया गया था, वो एक 900 पेज का डॉक्यूमेंट था, जो कि चार मेजर डोमेन्स पर फोकस करता है कि हम कैसे इन चारों डोमेन्स से इन तीनों पिलर्स को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। तो सबसे पहला डोमेन है सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। इसमें पॉवर्टी से फाइट करनी चाहिए, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग करनी चाहिए। सेकंड है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ओशंस को सेफ गार्ड करके रखना चाहिए, फिशरीज को सेफ गार्ड करके रखना चाहिए, और डिफॉरेस्टेशन को कॉम्बैट करना चाहिए। थर्ड है मेजर ग्रुप्स। मेजर ग्रुप्स जैसे कि विमेन, लोकल गवर्नमेंट्स और एनजीओज को स्ट्रेंथ देनी चाहिए, ताकि वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छे से दे सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर। फोर्थ है मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज करके
हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये इसमें बताया गया है। तो जो सबसे पहला पिलर है वो है सोशल कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सोशल सस्टेनेबिलिटी कुछ इश्यूज से रिलेटेड है, जैसे कि सोशल इक्विटी, हेल्थ इक्विटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेबर राइट्स। तो ये सभी नीड्स जो है, ये सभी इश्यूज जो है वो सोशल सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। और जिन सोसाइटीज में सोशल सस्टेनेबिलिटी होती है उसमें इक्विटेबल देखने को मिलता है रिलेशनशिप, ठीक है, इक्वालिटी के साथ सबको ट्रीट किया जाता है, डाइवर्स ग्रुप्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, डेमोक्रेटिक एम होता है इनका कि हर किसी को गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रोवाइड करना है। और उसके बाद जो सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यहाँ पर इसके कुछ 4 डोमेन्स बताए गए हैं जो कि दिए थे अमर्त्य सेन, एक इकोनॉमिस्ट थे। तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग, फिजिकल एंड मेंटल मेडिकल सपोर्ट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये सब जो इश्यूज हैं वो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं होगी, महंगे महंगे घर होंगे, तो एक इंसान जो ज़्यादा नहीं कमाता वो उन घर को कैसे खरीद सकता है। तो जो गवर्नमेंट्स हैं उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, फिजिकल और मेडिकल सपोर्ट देना चाहिए सभी लोगों को। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वर्ल्ड में। अगर किसी के पास स्किल्स नहीं होंगी तो वो जॉब नहीं कर सकता, वो अनएम्प्लॉयड रह जाएगा, जिससे कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसमें डिप्लीशन देखने को मिलेगा। तो यही सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिविजुअल की वेलबींग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं सोसाइटी में। और सेकंड डोमेन आता है इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसने किया क्या है कि जो यूएन जैसी एजेंसीज हैं उनको ये तो बता दिया है कि कौन कौन से रीजन में कहाँ कहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर फॉर्मुलेट किया जा रहा है। पर इसी के साथ साथ इन्होंने इनइक्वालिटीज भी बढ़ा दी हैं रिच और पुअर में, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो पुअर कंट्रीज हैं वो ये मानती हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तो एक लग्जरी की बात है, हमारे बस का ये नहीं है, क्योंकि ये जो पुअर देश होते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड होते हैं। लकड़ी लेंगे जलाने के लिए, फल लेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट से, उसके बाद जंगलों में ये रहते हैं, ज़्यादातर जो ट्राइबल पीपल होते हैं। तो ये सब मानते हैं कि रिच और पुअर के बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से और भी ज़्यादा गैप बढ़ गया है। Equality dimension leads to the next social dimension of diversity because the disadvantaged section of society belong to diverse groups of populations. अब जो इक्वालिटी का डायमेंशन है वो सोशल डायमेंशन के बाद आता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में देखा जाता है कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और ये जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं इन डाइवर्स ग्रुप्स में सोसाइटी में, तो ये जो डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं ये हमेशा कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किए जाते हैं, इन पे कोई ध्यान ही नहीं देता, ठीक है। और उसके बाद जो नेशंस हैं इन सभी के सॉल्यूशंस को उन्हें देखना चाहिए कि कैसे जो इम्बैलेंस बना रहा है डाइवर्स ग्रुप्स का वो उनको रिड्यूस किया जाए और वल्नरेबल को हेल्प की जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एक रिजर्वेशन कोटा जो है वो लॉन्च किया है, जो कि प्रोविजन देता है कि जो डिसएडवांटेज और जो ओबीसी लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, उनको अच्छे से एजुकेट किया जाए और उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि जो ये पॉपुलेशन है वो भी थोड़ी अवेयर बनेगी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेगी। थर्ड है सोशल कोहेशन। सोशल कोहेशन का मतलब ये है कि जो सोसाइटी है वो वेलबींग ऑफ द पीपल के लिए वर्क करे, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए काम करे। फॉर एग्जाम्पल कोई एक शहर है, उसमें एक गांव है जहां पर बिजली नहीं है, तो जो सोसाइटीज़ हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, उनको क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचानी चाहिए
कि हमारे इतने बड़े शहर में एक गांव है जहां पर बिजली नहीं है। ये तो बेसिक नीड है ह्यूमन की। अगर बिजली नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगा? तो ये सब सोशल कोहेशन में आता है कि सारे लोग मिलकर जो भलाई है लोगों की वो करें। और जो ये वेलबींग है वो तभी अचीव कर सकते हैं लोग कि जब ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इजी एक्सेस हो। गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाने के लिए हमारे पास इजी एक्सेस हो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाने में देर लगेगी, पहले एक ऑफिस फिर दूसरे ऑफिस, तो इसमें कोई डेवलपमेंट होगा नहीं किसी का, सबका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में इजी एक्सेस देना चाहिए इन बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए, जो कि सोसाइटी में डेवलपमेंट लाने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फोर्थ है डेमोक्रेसी इन गवर्नेंस। जो सोशल सस्टेनेबिलिटी है वो एक ऐसे नेशन में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, सबको प्रोटेस्ट करने का राइट मिला हुआ है कि अगर कोई पॉलिसी आई गवर्नमेंट की, लोगों को पसंद नहीं आई, तो वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर देंगे, ठीक है। पर बाकी सभी कंट्रीज में जहाँ पर अथॉरिटेरियन रूल है, ठीक है, जहाँ पर कम्युनिस्ट रूल है, वहाँ अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो उनको दबा दिया जाता है या मार दिया जाता है, जेलों में ठूस दिया जाता है। तो इसीलिए जो सोशल सस्टेनेबिलिटी है वो सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में ही यूज हो सकती है, ठीक है। क्योंकि कम्युनिस्टों का क्या है कि इन्होंने रूल निकाल दिया कि हर महीने 1000 पेड़ कटेंगे, तो कटेंगे, कोई इसके खिलाफ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि बोलेंगे तो मरेंगे। तो इसलिए ये सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में ही अच्छे से वर्क कर सकती है। और इन सभी प्रोग्राम्स के लिए जो गवर्नमेंट है उन्हें अप्रोप्रिएट बजट और रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए, जो कि इजीली पॉसिबल हो सके डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। तो ये हैं 4 डोमेन्स हमारे सोशल पिलर के। अब आते हैं इकोनॉमिक पिलर पे। तो जो इकोनॉमिक पिलर है उसके कुछ हमें यहाँ पर कंपोनेंट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है एक्सपोनेंशियल एरा। तो इसमें ये बताया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो सिर्फ 21st सेंचुरी का कोई कंसर्न नहीं है, वो आने वाले 30-40 सालों का कंसर्न है, जिसमें हमें वो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा ड्यू टू मासिव एंड एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। अब जो पॉपुलेशन है अगर वो इंक्रीज हुई, तो जो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन है उसको बेसिक नीड्स चाहिए। उन बेसिक नीड्स के लिए इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज हैं लिमिटेड। तो लिमिटेड में अनलिमिटेड के लिए जो लोग हैं वो जाते हैं, और इसी वजह से जो इन्वायरमेंट है उसको रीन्यू होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसीलिए जो लोग हैं या तो वो पुअर रह जाते हैं या तो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद जो वाटर और फूड की शॉर्टेजेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड के इकोसिस्टम्स हैं उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जो ओशंस हैं वो पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो ये सब एक्सपोनेंशियल एरर की वजह से हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, उसको जगह चाहिए रहने के लिए, ठीक है। जंगल काटेंगे, अब जंगल में जो रहने वाले जीव हैं वो फिर इंसानों के साथ कन्फ्लिक्ट करेंगे। तो ये सब इंटरकनेक्टेड होता है। उसके बाद इस सभी का इफेक्ट जो है वो सोसाइटी पर भी देखने को मिलता है। जो पुअर लोग हैं, जो एक टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कैसे इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? तो इनके लिए ये अनफ्रूटफुल रहता है। और जो शॉकिंग और ग्रोइंग इनइक्वालिटी है रिच और पुअर में, वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सेकंड डोमेन है रोल ऑफ इंडस्ट्रीज। जो लार्ज प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड हैं, उनके पास एक कैपेसिटी है कि जो फाइनेंस और जो पॉलिटिक्स है उनको एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करें, क्योंकि इनके पास फाइनेंसिस की कोई कमी नहीं होगी। तो कोई फाइनेंसिस की कमी नहीं होगी, तो आराम से ये अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करके सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से ह्यूमन रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकते हैं जो कि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के लिए माने जाते हैं,
ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो एक सस्टेनेबल तरीके से हो सके। और इन सभी के लिए हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है, जहाँ पर सारे लोग मिलकर काम करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। थर्ड डोमेन है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। An economically sustainable system must be able to produce goods and services on a continuing basis to maintain manageable levels of government and external debt. अब जो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल सिस्टम होगा उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो कॉन्टिन्यू बेसिस पर चलता रहेगा, मतलब डेली बेसिस पर चलता रहेगा, ताकि जो गवर्नमेंट का डेट है, जो गवर्नमेंट से उन्होंने उधार लिया है या जो बाहर के देशों से उन्होंने उधार लिया है, किसी कंपनी से उधार लिया है, वो मेंटेन रहे। और इन सभी को अवॉइड करने के लिए अच्छे से इनको काम करना चाहिए, क्योंकि अगर इनमैनेजेबल प्रोडक्शन यहाँ पर होने लगा तो एग्रीकल्चरल और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो दो कंजर्वेशन टेक्निक से हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जो कंजम्पशन है वो लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, और जो प्रोसेस है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन से, वो री इन्वेस्ट करके हमें रिन्यूएबल नेचुरल कैपिटल पे लगाना चाहिए। क्योंकि जहां हम पहले पेट्रोल का यूज़ करते हैं गाड़ियां वगैरह चलाने के लिए, तो वहां हम अब बिजली का यूज़ करें जो कि रिन्यू हो सकती है। इससे क्या होगा कि जो नेचुरल कैपिटल है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके बाद इकोनॉमी थ्योरी एंड पॉलिसी, जो गवर्नमेंट है इन सभी डोमेन्स को ध्यान रखते हुए उसे पॉलिसी बनानी चाहिए। किसी के मॉरल्स को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इमोरल कभी नहीं होना है पॉलिसी बनाते वक्त, कि एक तबके ने कहा कि इन लोगों के लिए ऐसी पॉलिसी मत बनाओ, ये तो उसका गलत फायदा उठाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर किसी के लिए इक्वल जो है वो पॉलिसीज बनाएं, पब्लिक को इन्वॉल्व करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, ताकि पब्लिक जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सही सही बताकर गवर्नमेंट को बता सके कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, आप इसको सही करें। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सोशल वैल्यूज का फॉर्मेशन करें, लोगों को बताएं कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। ये रिसोर्सेज जो आज हमें इतनी अच्छी तरह से मिल रहे हैं वो आगे हो सके तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट को बताना चाहिए। थर्ड आता है सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी में होता क्या है कि कोई एक प्रोडक्ट है तो ना ही वो वेस्ट होगा ना ही वो पॉल्यूट करेगा किसी भी चीज को। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी में वेस्ट और पॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इन सभी प्रोडक्ट्स का डिजाइन, ठीक है, मटेरियल, ये सब नेचुरल होता है और नेचुरल चीज को हम अच्छे से रिसाइकल कर सकते हैं और रीजेनरेट भी कर सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी की ढेर सारी डेफिनेशंस हैं, पर हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा चलती है वो है 3 Rs की, जो कि है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, तो ये है कुछ सस्टेनेबल ये सर्कुलर इकोनॉमी का डायग्राम। इसमें सबसे पहले आता है यूज ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट्स, नॉन टॉक्सिक है रिसाइकलेबल, ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज करना जो कि नॉन टॉक्सिक हो और रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स हो। अब इनको क्लीनर प्रोडक्शन करके फ्यू रिसोर्सेज का यूज करके प्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि मेनली बायोडिग्रेडेबल होंगे, जिनको इन्वायरमेंट जो है वो अच्छे से एसिमिलेट कर सकेगा। उसके बाद बेटर सर्विस एक्सटेंशन होगी, लाइफ स्पैन बढ़ेगी इन प्रोडक्ट्स की। ठीक है, कलेक्ट एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स रीमैन्युफैक्चर, अब इन जो प्रोडक्ट्स हैं इनको रीमैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है। ठीक है, रिसाइकल वेस्ट, रीयूज रिसोर्सेज, अब इन सभी प्रोडक्ट्स को दोबारा से रिसाइकल करके रीयूज करके हम दोबारा से यही प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये हो गई कुछ सर्कुलर इकोनॉमी की बात। अब देखते हैं कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है पीपल सेंटर्ड। ठीक है, इसका मतलब कि जो पॉलिसीज बनाई जाए वो लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट ने जो भी सोचा वो बना दिया, जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंसेस जो भी होते हैं वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल में उनको ब्रिज करे गवर्नमेंट जो है। उसके बाद
एक ऐसा सस्टेनेबल लाइवलीहुड खड़ा करे जहाँ पे जो लोग हैं एक साथ रहकर अच्छे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अंजाम दे सकें, ठीक है, अलाइन हों उसके साथ। थर्ड है, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए जिनको लोग अडेप्ट कर सकें, ठीक है, ऐसी पॉलिसीज ना बनाए जिनको लोग अडेप्ट ही ना कर सकें, ठीक है, जो उनके लिए अनफ्रूटफुल हो। सेकंड है रिस्पॉन्सिव एंड पार्टिसिपेटरी, जो कम्युनिटी है उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आना चाहिए, ठीक है, लाइवलीहुड्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को। जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं वो इनके फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट करें ताकि जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनको अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके और जो पुअर है उनके लिए रिस्पॉन्सिव हो। थर्ड है मल्टी लेवल। एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इज अ gigantic task which can only be carried out at micro level as well as macro levels। अब जो पॉवर्टी रिडक्शन है वो एक बहुत बड़ा टास्क है। ये तभी हम कैरी आउट कर सकते हैं कि माइक्रो लेवल्स पर और मैक्रो लेवल्स पर इसका काम किया जाए। मैक्रो लेवल्स में कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स की, गवर्नमेंट जो है, जिसमें जो लोग हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग के जरिए घर ले सकें, ठीक है। वाइल्ड इन मैक्रो लेवल कंप्राइज ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये सिर्फ स्ट्रक्चर्स की बात करता है कि कैसे लाइवलीहुड खड़ा करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसी भी हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि लोगों को इनेबल करें कि वो अपनी कैपेसिटीज को इन्हांस करके अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर सके, एम्प्लॉयमेंट ले सकें। ये हो गया माइक्रो लेवल पे कि इनको एजुकेट करें सबसे पहले, तो उसके बाद ये इनके पास एबिलिटीज आएंगी, एबिलिटीज के बाद ये जॉब कर सकेंगे। फोर्थ है पार्टनरशिप। जो पब्लिक सेक्टर है वो अकेले सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकता, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी आना चाहिए, एनजीओज को भी आना चाहिए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। तो ये की पार्टनरशिप की बात। आगे है डायनामिक, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो एज है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, मतलब ये एक जगह नहीं रुकती, ये चेंज होती रहती है। इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो ये सोच कर बनानी चाहिए पॉलिसीज की चेंजिंग टाइम के साथ जो लोगों की नीड्स हैं वो भी चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है उसको ऐसी स्क्रूटिनी, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जो फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसीज वो बनाए वो फ्लेक्सिबल हो, उनमें अमेंडमेंट करके हम उन्हें लोगों के लिए जो भी प्रेजेंट नीड्स हैं उनके अकॉर्डेंस में हम इनको अच्छे से प्रोवाइड कर सकें। फिफ्थ है सस्टेनेबल, ठीक है। सस्टेनेबल के हमने 4 डायमेंशंस पढ़ ही लिए हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल, सोशल और इन्वायरमेंटल। उसके बाद आता है एक कोर प्रिंसिपल, सस्टेनेबल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, SCR। सॉरी। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक मेजर प्लेयर है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकता है बाय इम्प्लीमेंटिंग दी सस्टेनेबल पॉलिसीज एज अ पार्ट ऑफ देयर सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक मेजर प्लेयर की तरह अपने रोल को निभा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उनके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं होती, वो अच्छे से रिसोर्सेज को एलोकेट करके जो लोग हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको अच्छे से ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी प्रोग्राम्स में एंगेज किया जाना चाहिए, इन एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट कराना चाहिए कि ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा जो प्लेनेट है उसकी सस्टेनेबिलिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। जैसे कि उन सभी कम्युनिटीज़ के लोगों को क्लीनिंग ड्राइव्स पे ले जाया जाए, साफ सफाई अभियानों में लगाया जाए, ऑफ लेक्स, झीलों की सफाई की जाए, ठीक है, नदियों की सफाई कराई जाए और प्लांटेशन कराया जाए ट्रीज का। तो ये सब SCR में आता है। उसके बाद रेगुलेशंस एंड करप्शन। जो गवर्नमेंट्स हैं वो ऐसे लॉज और रेगुलेशन बनाए इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कि अच्छी हो, ठीक है, जो लोग अडेप्ट कर सकें। पर जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वो उनके पास इतनी पावर नहीं होती, ठीक है, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ऐसी कोई भी रेगुलेशन या पॉलिसी जो है वो बना सकें, ठीक है। क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज जो होती हैं, जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। करप्शन भी किसी ना किसी तरीके का हिंडर पैदा करता है इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन में, क्योंकि जो पैसा सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एलोकेट करेगी
वो करप्ट ऑफिसर्स क्या करेंगे, आपस में बांट के खा लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। Corruption hinders the global sustainable supply chains, resulting in fake data and disruption in the supply of sustainable end product. इस सभी से हमें बचना चाहिए और ऐसी पॉलिसीज को लाना चाहिए जिसमें करप्शन की कोई भी गुंजाइश ना हो। तो थर्ड पिलर आता है हमारा इन्वायरमेंटल पिलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो इन्वायरमेंटल पिलर हम सभी जानते हैं कि होता क्या है। इन्वायरमेंट को बचाना, डिफॉरेस्टेशन ना करना, पॉल्यूशन ना करना, प्लांटिंग ट्रीज, एफॉरेस्टेशन करना, फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम यूज करना। तो ये सब आता है इन्वायरमेंटल पिलर में। तो जो जोहानसबर्ग प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यहाँ पर कुछ ऐसे गोल्स लिए गए हैं जिनको अचीव करना है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जैसे कि सस्टेनेबल यूज करना बायोमास एनर्जी का, अनसस्टेनेबल पैटर्न्स को चेंज करना, क्लीनर प्रोडक्शन पे जाना, इको फ्रेंडली होना, प्राइवेट कंपनीज का इंक्लूजन, ठीक है। तो ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो इसमें ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट। तो जो ब्रॉन्टलैंड रिपोर्ट थी वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की, उसने एक इंटरकनेक्शन बनाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन में, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप जब बनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, तो इससे ये देखा गया कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज के एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं इन्वायरमेंट पे, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो सस्टेनेबल इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पर फॉलो किया जाता है, जहाँ पर इको डेवलपमेंट किया जाता है, जहाँ पर जो बायोस्फीयर है उसको सेफगार्ड किया जाता है। क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी ही सेफगार्डेड नहीं होगी तो इन्वायरमेंट अच्छे से काम कैसे करेगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पर सेफगार्ड किया गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखा गया, ठीक है। धीरे धीरे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे भी ये लोग आने लगे। तो ये सब हुआ ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट में। उसके बाद इंटीग्रेशन थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनके साथ इनका इंटीग्रेशन कर दिया गया, ठीक है। एक 2030 एजेंडा सेट किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो कि जो कंट्रीज हैं उनको फॉलो करना है 2030 तक, जो कि इकोनॉमिक सोशल और इन्वायरमेंटल है। ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इसमें 4 पॉलिसी शिफ्ट्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले फंडामेंटल पॉलिसी, जो बेसिक कंडीशंस हैं जैसे कि सोशल जस्टिस हो गया, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इनको फंडामेंटल पॉलिसी बनाकर हमें काम करना चाहिए, ठीक है। सेकंड, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। जो पहले हम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाते थे उनसे हटकर हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बनानी चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी चाहिए, ठीक है, लंबे समय तक जो चले और जिनसे लोगों को बेनिफिट मिले। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में। फोर्थ है रिप्लेसमेंट ऑफ जीडीपी। जहां सबसे पहले जीडीपी को एक एज अ मेजर के रूप में देखा जाता था कि किस देश का जीडीपी है वो उसकी प्रोग्रेस को दिखाता है, तो ऐसे पहले होता था। पर इसके बाद क्या हुआ कि जीडीपी को यहाँ पर ये कहते हैं कि रिप्लेस करके एक ऐसा मैट्रिक्स लगाना चाहिए जो कि इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंडिकेट करे, ठीक है। कि ये करना चाहिए कि किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है, वो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री है। फोर्थ है लिमिटेड रिसोर्सेस। पब्लिक पॉलिसी जो है वो ये इनको देखना चाहिए कि जो हमारा प्लेनेट है उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटलेस नहीं है। तो जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, जो आगे रिसोर्स की हमें तंगी हो सकती है, वो ना हो, इसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करके इनको एड्रेस किया जाए। तो ये सब आता है इन्वायरमेंटल पिलर में। तो ये खत्म होता है हमारा BPAG 174 का यूनिट नंबर 2। थैंक यू सो मच।